Everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was 70th Pravasi Bharatiya Divas convention organized in which city? And correct answer is Indore. Next question was the word VUCA stands for. So both the answers are correct. It stands for volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, also visualizing unbounded creative and application. So, without wasting any time, let's see what is in the news. सो फर्स्ट न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ वेयर जो हमारे अर्थ के प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको नोटिस किया गया है कि ये ग्रेजुअली यहाँ पर हील हो रही है। ठीक है, ये जो हम जब ओजोन होल की बात करते हैं तो हमें पता है कि ओजोन होल हमें अंटार्कटिका के ऊपर देखने के लिए मिलता है और 43 सालों में ये जो स्टडी यहाँ पर की गई है इसमें पता चला है कि ये जो ओजोन होल है ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ठीक, और 2066 तक 2066 तक का वो टाइम है जब ये होल पूरी तरीके से यहाँ पर कवर हो जाएगा, है ना। अब बात कर लेते हैं, देखिए ओजोन लेयर की। तो यहाँ पर आपको पता है अगर ये है हमारा प्यारा धरती, तो यहाँ पर आपको एक लेयर देखने मिलेगी ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपको एक और लेयर देखने मिल जाती है विच इज़ दी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर हमें देखने मिल जाता है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है 20 से 30 किलोमीटर की मोटाई पर, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ओजोन लेयर। ठीक है, अब देखिए ओजोन लेयर आप एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, एक गुड ओजोन भी होती है, एक बैड ओजोन भी होती है। देखिए होता क्या है, जब हम प्रोटेक्टिव जोन की बात करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं, अपर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो जो सन से आने वाली रेजेज हैं, ठीक है, जब वो यहाँ पर ही क्या हो जाती हैं, O3 इज फॉर ओजोन, यहाँ पर ही रुक जाती हैं। ठीक, तो वो क्या हो जाती हैं, वो गुड ओजोन है, क्योंकि वो इस पूरे जो यहाँ का स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, उसको गर्म करने का काम करता है। लेकिन इसमें से जो भी गैसेस यहाँ से एंटर हो जाती हैं और हमारे पास लोअर एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं और जो ट्रोपोस्फेयर को हार्म करने लगती है, इनको हम क्या बोल देते हैं, बैड ओजोन। अलॉन्ग विद दैट आप एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे कि 16 सितंबर हर साल यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर, और इसको ही हम बोल देते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। इसको कमोमरेट किया जाता है जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को यहाँ पर साइन किया गया था। ठीक है, और अगर हम 2022 की बात करें, क्योंकि मैंने बोला 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो अभी की थीम तो होगी नहीं हमारे पास। 2022 की अगर हम थीम की बात करें तो इट इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेटिंग प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन दी अर्थ। अब क्योंकि मैंने आपको गुड ओजोन और बैड ओजोन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया है, तो देखिए हुआ क्या, ये जो गुड ओजोन है ये ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होने लगी बाय मैनमेड केमिकल्स, जिनको हम ODS या ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस भी बोलते हैं, जिसमें CFCs, HCFCs, हेलॉन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन ट्रैक्टोक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये सारे इसमें आ जाते हैं, और इनकी वजह से जो हमें लेयर है वो यहाँ पर ख़राब होती हुई दिखने लगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा और रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद यहाँ पर 1992 में इंडिया ज्वाइन करेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, और वैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 1987 में वो हमें दिखेगा, और जहाँ पर डिसाइड किया जाएगा CFCs, HCFCs, HPMCs, इन सब का पूरी तरीके से यूज़ हम बंद कर देंगे, ताकि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है वो यहाँ पर कम हो जाए। और देखिए उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने मिल रहा है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन यहाँ पर कम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams, MP Nagar Zone 2, भोपाल. चलिए देख लेते हैं अगला आर्टिकल किस बारे में है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि क्या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वायनाड में जो हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखिए वायनाड में एक इशू हुआ क्या था, एक एलिफेंट है जिसका कोड नेम है पांडालुर माखना, इसको साथ ही PM2 के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। सो हुआ क्या, इसने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज किया। देखिए पहले तो इसने एक आदमी के ऊपर अटैक कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद एक इंसिडेंट यहाँ पर देखने मिला कुछ दिनों के आसपास। ये पूरा इंसिडेंट 1 से लेके 7-8 जनवरी के बीच में हुआ।
दूसरा इंसिडेंट यहाँ पर क्या देखने मिला कि जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर ही क्या हुआ कि एक व्यक्ति हैं सुबेर नाम के, उनके ऊपर यहाँ पर अटैक कर दिया एनिमल ने, ठीक है। इनकी क्रिटिकल इनको इंजरी हो गई और उन्हें ले जाया गया कहाँ, हॉस्पिटल में। रिजल्ट क्या हुआ, एलिफेंट को पकड़ने के लिए जब तक लोग आए भाई वो मिरेकलसली यहाँ से एस्केप हो गया। सेम एलिफेंट जिसको हम PM2 बोल रहे हैं, यहाँ पर उसने क्या किया, एक बस को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एक जगह पर क्रॉप्स लगी हुई थी, 3 फार्मर के लैंड थे, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। ऐसे ही इसी तरीके से जो आसपास के 10 किलोमीटर के आसपास का जो दूसरा रीजन अगर हम बात कर ले वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यहाँ पर भी बहुत सारे जो एलिफेंट हैं इन्होंने क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और आसपास के लोगों को परेशान किया। सो नाउ द क्वेश्चन कम कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो वाइल्ड एलिफेंट अटैक केरला में ये इंक्रीज होते जा रहे हैं और इसे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एनवायरनमेंट के हिसाब पेपर के हिसाब से ये बहुत अच्छा इशू है और एलिफेंट और मैन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, पहले तो देखिए इसको पकड़ लिया गया, तो इस एनिमल को लगभग यहाँ पर PM2 को भागते हुए बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड हमारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने इसको पकड़ा और इसको फाइनली यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ विद ऑल द फैसिलिटीज़ यहाँ पर इसको रखा गया है, ठीक। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये इतना ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ये इतना ज़्यादा रैम्पेंट क्यों हो गया है। तो अगर हम कुछ इंसिडेंट्स की बात करें तो जो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो ये जो PM2 का इंसिडेंट हो गया या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के ऊपर यहाँ पर जो अटैक होते हुए हमें दिखाई देते हैं, ये लगातार चर्चा के विषय यहाँ पर बनते जा रहे हैं और सीरियस वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम को ये हमारे पास निकाल कर ला रहे हैं, स्पेशली जब हम केरला की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि भाई ये सब हो क्यों रहा है। तो देखिए जो मेन कॉजेज़ है वो इस एरिया में लोगों का हैबिटेट इंक्रीज़ होना, ह्यूमन पॉपुलेशन इन एरिया में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये जो वाइल्ड एनिमल की जो जगह है वो यहाँ पर हटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं क्रॉपन पैटर्न इंक्रीज होता जा रहा है, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स के लैंड यहाँ पर इंक्रीज होते जा रहे हैं। रिजल्ट कि ये जो ओपन एरिया है ये ग्रेजुअली श्रिंक होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो एनिमल है ये भाई जाते अपने काम के लिए हैं, यहाँ से मैन आ जाता है कोई और यहाँ पर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने मिल जाते हैं। अल्टीमेटली ये जो एनिमल हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जिन एलिफेंट्स की यहाँ पर बात कर रही है, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। सो नाउ द क्वेश्चंस कम, क्या ये कोई नई समस्या है। देखिए जब हम वाइल्ड एलिफेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो इनसे रिलेटेड इस तरीके के जो इशू हैं वो हमें पहले भी देखने के लिए मिले हैं। जैसे एलिफेंट ने जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, या जो भी लेपर्ड्स या टाइगर्स हैं उन्होंने जो कैटल्स थी, ठीक है, या उनको पूरी तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो जो ह्यूमन और जो कॉन्फ्लिक्ट है एनिमल्स का, ये आज से नहीं है, सदियों पुराना है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को लेके, कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, फॉरेस्ट डिवीजन को लेके, ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है क्योंकि एक बहुत क्लियर कट डिमार्केशन हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सो रिसेंटली अगर हम बात करें तो लोगों का ये जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, ठीक है, यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो कल्टीवेटर्स हैं उनका यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा हो गया, वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड थ्योरी के साथ यहाँ पर आने लगे, यहाँ पर काम करने लगे, जॉब की तलाश करने के लिए आने लगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम क्या था कि देखिए ये जो एनिमल है इनके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, बट वो भी यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल बिहेवियर करते रहे। रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो हैं ये क्रॉप्स को क्या करते थे, देखिए नष्ट कर देते थे, लोगों के अंदर गुस्सा था। रिजल्ट क्या होने लगा, आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे होंगे जहाँ पे कुछ लोगों ने क्या करा, खेत में बॉम्ब के शेप में अनाज के अंदर कुछ ऐसा बारूद वगैरह भरा जिससे एक एलिफेंट ने खाया और उसका सर फट गया। ये सारे जो इशू हैं ये कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही को भी दर्शाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के मुद्दे पे भी हमें यहाँ पर चर्चा करने की बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कि हमें प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। सो वे आउट यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट और जो सोसाइटी है दोनों को मिलकर देखिए यहाँ काम करने की आवश्यकता है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस बाद में आया, फॉरेस्ट यहाँ पर पहले से थे, ठीक है, और हमें पैरेलली यहाँ पे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम एनिमल्स को डिस्टर्ब करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करेंगे, जस्ट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अगले आर्टिकल पे देखते हैं, और यहाँ पर बात की जा रही है जो हमारे सेंसस में डिले हो रहा है उसको लेकर। देखिए हुआ क्या, पहले तो कोविड के समय 2021 में जो हमारा सेंसस होना था, जो डेसिनियल सेंसस होना था, वो पहले आगे बढ़ चुका था। अभी लेकिन जैसे दोबारा ही डिसाइड किया जाता है कि भाई सेंसस होना है 2023 में, वो भी पुश फॉरवर्ड कर दिया गया एंड इट्स लाइकली टू बी कंडक्टेड इन द अक्टूबर और बाय द अर्ली 2024। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई इतना आप डिले क्यों कर रहे हैं डेसिनियल सेंसस में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है सबसे पहले कि जब इंडिया की आप बात करते हो तो बेसिकली आप सेंसस को कंडक्ट कैसे करते हो। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जामिनेशन के लिए कि इंडिया का फर्स्ट प्रॉपर और सिंक्रोनाइजेशन अगर सेंसस हमें देखने के लिए मिलता है तो इट बिगिंस ऑन द सेम डे और ईयर अक्रॉस रीजन्स ऑफ द कंट्री, और इसको कैरी आउट किया गया था 1881 में बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। और तब से हर 10वें साल में, मतलब हर 10 साल बाद यानी 11वें साल में क्या होता है, एक सेंसस यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, दो तरीके से सेंसस को कंडक्ट करवाती है। पहले फेज में क्या होता है, हाउस सेंसस किया जाता है, जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी कंडीशन, एमिनिटीज़, एसेट्स, वो कितनी पोजेस कर रहे हैं, इन सबको कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी फेज में क्या होता है, इस डाटा जो पॉपुलेशन का डेटा, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, शेड्यूल कास्ट कितनी है, ट्राइब्स क्या है, इन सबको यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो डेसिनियल सेंसस होता है उसको दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है। आगे आर्टिकल बात कर रहा है कि 2021 के सेंसस की अगर हम बात करें तो भाई ये कितनी बार यहाँ पर डिले हुआ है। ठीक है, देखिए जो सेंसस होता है वो आज की डेट में भी सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के अंदर यहाँ पर उसको कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, जो कि प्रीडेट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए मुद्दा क्या आता है कि ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट को कहीं से कहीं तक भी बाइंड नहीं करता कि एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही आपको क्या करवाना ज़रूरी है, सेंसस कराना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो सेंटर है वो कंडक्ट उसने जो 2021 की अगर हम सेंसस की बात करें तो नोटिफाई किया गया था गज़ेट ऑफ इंडिया में मार्च 28, 2019 को। ठीक है, कि यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, सेंसस करवाया जाएगा। बट रिजल्ट क्या हुआ, हमने जैसे ही देखा 2019 के बाद 2020 में हमें कोविड पैंडमिक यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। और इस जो हमारी उस समय गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, कोविड और पैंडमिक की सिचुएशन को देखते हुए जो ये पूरी एक्टिविटी है हमें से यहाँ से शिफ्ट करने की ज़रूरत है और हम इसको बाद में ही कंडक्ट करवाएंगे। अब देखिए इस डिले से प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आज की डेट में हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन देखिए 121 करोड़ है। तो ये जो 121 करोड़ की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिए हम ये 2011 के हिसाब से बोल रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स हमें नहीं पता 2011 के बाद से आज की डेट की प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। रिजल्ट क्या होता है, देखिए ये जो सेंसस होता है इसका जो डेटा होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए, चाहे आप किसी भी वेलफेयर स्कीम की बात कर लीजिए। देखिए जब आप बात करते हो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो आप एक बजट बनाते हो 121 करोड़ लोगों के लिए, लेकिन असल में जो इनकी संख्या है ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो एस्टिमेशन है ये इससे कहीं आगे है, 80 करोड़ लोग आज की डेट में पीडीएस से बेनिफिशियर हो रहे हैं। लेकिन इनकी जो एस्टिमेशन संख्या है वो आपने 2011 के सेंसस के आधार पर दी हुई है, लेकिन जब तक आप इसमें चेंजेस नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि क्या नई पॉलिसीज़ आपको लाने की ज़रूरत है, किसके लिए लाने की ज़रूरत है, लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, किस तरीके की कंडीशन में लोग हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट की क्या स्टेटस है आज की डेट में, शेड्यूल ट्राइब की क्या कंडीशन है, पॉपुलेशन क्या है, एजुकेशन कितने लोगों तक पहुँच रहा है। जब आपके पास एक डेटा होगा तभी आप क्या कर पाओगे, आप डेटा के हिसाब से नई पॉलिसीज़ यहाँ पर बना पाओगे। और इसके लिए ही अगर हम बात करें तो सेंसस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल बात कर रहा है कि देखिए ये जो बार बार डिले हो रहा है, 2019 में गैजेट में आया, 2019 से आज 2023 हो गया है और इसमें भी चांसेस कम लग रहे हैं कि ये 2024 में यहाँ पर होगा।
तो इतना ज़्यादा जो डिले पे डिले होता जा रहा है, विच इज़ नॉट गुड व्हेन वी टॉक कि जब हमें पॉलिसीज़ बनानी है, हमारी गवर्नमेंट इसी डेटा के सराउंडिंग अपना काम करती है, तो दिस इज़ द हाई टाइम कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, इसको डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है टू ओपन एक्सेस मूवमेंट टू मेक एकेडमिक पेपर एक्सेसिबल फॉर ऑल। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बात किया जा रहा है। ओए मूवमेंट आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओए मूवमेंट या ओपन एक्सेस मूवमेंट किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जितने भी हाई कॉस्ट साइंटिफिक पेपर्स हैं उनको बात की जा रही है कि एक ऐसा इनिशिएटिव लाने की हमारे लिए आवश्यकता है कि ये जो हाई ग्रेड साइंटिफिक पेपर्स होते हैं इनको हम फ्री कर दें और अटेनेबल कर दें बाकी लोगों के लिए। ठीक है, क्यों कर दें, देखिए इसीलिए ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे बेनिफिट हो पाएँ। तो रिसेंटली इंडिया भी एक स्टेप ले रहा है इसकी तरफ आगे बढ़ते हुए, और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए बात क्या हो रही है, जब हम ओपन एक्सेस की यहाँ पर बात करते हैं, या आपने यहाँ पर बोल दिया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जो भी आपके इम्पॉर्टेंट एकेडमिक पब्लिशिंग हुई है, जो भी स्कॉलरली वर्क यहाँ पर किया गया है, साइंटिफिक पेपर यहाँ पर किए गए हैं, उन्हें यहाँ पर लोगों के लिए क्या करा जाए, ओपन एक्सेस प्रोवाइड किया जाए। क्या होगा, देखिए अगर ये मार्केट में आ जाते हैं तो रिज़ल्ट क्या होगा कि बहुत सारे लोग इनका यूज़ कर पाएंगे और साइंटिफिक जो हम रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं वो आसानी होगी। देखिए बहुत सारे जर्नल्स होते हैं जो इन पेपर्स को पब्लिश करते हैं, और इनके सबके अपने अपने अलग अलग अमाउंट होते हैं। क्लियर, अब आपको अगर किसी भी पेपर को पढ़ना है तो एक पर्टिकुलर जर्नल पे जाना पड़ेगा और वहाँ से जाकर ही आप क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ, बहुत सारे इस तरीके के प्रॉब्लम थे, बहुत महंगे ये पेपर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे जो स्कॉलर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, या जो साइंस पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, वो इनको एक्सेस नहीं कर पाते। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इन्होंने बोला कि हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लाएंगे, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी विल नेगोशिएट विद द पब्लिशर। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी यहाँ पे जाके नहीं करेंगी नेगोशिएट कि भाई हमें रिसर्च पेपर दे दीजिए, बल्कि गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, नेगोशिएट करेगी पब्लिशर के साथ, और एक अमाउंट, एक फ़ीस को फिक्स कर देगी कि भाई अगर आप हमें एक्सेस दे रहे हैं अपने रिसर्च वर्क पर, ठीक है, तो क्या किया जाए, उसका एक सर्टेन अमाउंट फिक्स होगा, और वो जो अमाउंट होगा वो कौन पे करेगा, यहाँ पर स्टेट पे करेगा, सो दैट एवरीवन इन द कंट्री कैन रीड द पेपर्स एट नो एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए होता क्या है, किसी भी पेपर को जब पब्लिश किया जाता है तो एक साइंटिफिक राइट अप होता है, एक पेपर को सबमिट किया जाता है एक जर्नल पर। अब ये जनरल क्या करते हैं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं इनका रिव्यू करते हैं, एक्सपर्ट्स इन पर पढ़ते हैं, सेम टॉपिक पे उनकी स्क्रूटनी की जाती है, और इनको प्रोवाइड किया जाता है, इन पर फीडबैक दिया जाता है, स्ट्रक्चरिंग होती है, और फाइनली इन्हें क्या कर दिया जाता है, इस सब के बाद, ठीक है, एक ड्राफ्ट फाइनल तैयार किया जाता है और इन्हें एक जर्नल में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको ये दिखाई देते हैं। अब अगर हम सब्सक्रिप्शन मॉडल की बात करें तो ये जो पेपर्स हैं जो यहाँ पर पब्लिश होते हैं ऑनलाइन, इनके पीछे एक पे वॉल स्कीम काम करती है। देखिए पे वॉल में क्या होता है, एक सर्टेन फीस होती है, अगर आपको किसी रिसर्च पेपर को एक्सेस करना है तो एक सर्टेन अमाउंट आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को या उस पर्टिकुलर जर्नल को प्रोवाइड करना होगा, सो दैट यू कैन एक्सेस दोज जर्नल्स। रिसेंटली अगर हम 2018 के बाद बात करें तो ये जो पेपर है ये बहुत ज़्यादा इनका अमाउंट बढ़ गया। 2018 में अकेले इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, या अगर हम बात करें तो इन पेपर्स के एक्सेस के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए इन जर्नल्स को सब्सक्राइब करने के लिए खर्च किए गए, जो कि बहुत ज़्यादा बर्डन सम भी हो जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी। तो देखिए हुआ क्या, ये जो ओएस की जब हम बात कर रहे हैं, ओपन एक्सेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो यूनेस्को ने 2021 में रिकमेंड किया था कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जब बात आती है कि भाई एक्सेस करने के ऊपर, साइंस के ऊपर, उसके बेनिफिट के ऊपर, तो देखिए साइंस में हमेशा, सपोज ए व्यक्ति ने एक रिसर्च करी हो, वो किसी जगह तक पहुंचे, बी आए, अब इन्हें रिसर्च करना है तो इनको पता है कि यार हम ए की रिसर्च को अगर हेल्प ले लें तो मैं इसमें और कुछ एडिशंस कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए इनको इनके रिसर्च पेपर तक पहुँचने की आवश्यकता है, जो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़ते हैं। तो यूनेस्को ने यहाँ पर यही बोला कि भाई जब आप
साइंस की प्रोग्रेस की बात करते हो तो एक रिसर्च अगले के लिए एक बेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जब हम साइंस को यहाँ पर आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ओपन एक्सेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, तो ये था इस पूरे आर्टिकल के बारे में। आपको पढ़ना क्या है, देखिए आपको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पॉलिसी पता होनी चाहिए, क्यों लाई गई है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे जब इंडिया बात करता है आत्मनिर्भर भारत की, तो ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कन्वर्जन अ सीरियस इशू शुड नॉट बी गिवन पॉलिटिकल कलर। देखिए जब कन्वर्जेशन का मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कि किसी का ज़बरदस्ती तरीके से धर्म परिवर्तन करवाया गया है, ऐसा कोई मुद्दा है, तो हम देखते हैं यहाँ पर एक पॉलिटिकल कलर हमें यहाँ पर दिखाई देने के लिए लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक प्राइमा फेशिया देती हुए यहाँ पर ये बात करी कि कोई भी जो केस है, जब हम कन्वर्जन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुद्दा हो जाता है। इसके ऊपर किसी पॉलिटिकल कलर को मत थोपिए, है ना, इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना के यहाँ पर पेश नहीं करिए। रादर ऐसे केसेस को हमें बहुत ही ज़्यादा तल्लीनता से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू या आगे आने वाले किसी क्राइम को भी यहाँ पर हमें जन्म देते हुए ये दिखाई देते हैं। चलिए अगर हम इंडिया में बात करें तो देखिए आपको पता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 के अंदर गारंटी देता है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिस रिलीजन, और दूसरे रिलीजन को अलाउ करता है कि वो अपने जो भी अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर मेंटेन करें। लेकिन नो पर्सन शैल फोर्स देयर रिलीजियस बिलीफ एंड कॉन्सिक्वेंटली नो पर्सन शुड बी फोर्स टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन अगेंस्ट देयर विश, यहाँ पर भी बात की जाती है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात कर लें तो देखिए कोई सेंट्रल लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट नहीं करता अभी तक रिलीजियन कन्वर्जन को। हालांकि 1954 में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आया गया था जिसमें ये बात की गई थी कि रिलीजियस कन्वर्जन्स जो हैं इनको यहाँ पर हमें क्या करने की ज़रूरत है, इनको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। देखिए होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा फ्रॉड मैरिजेस के रूप में क्या किया जाता है, लोगों को कन्वर्ट करा लिया जाता है, उनके रिलीजन को मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है, कुछ भी उल्टी सीधी बातें उनको बोल दी जाती हैं और उन्हें भ्रम की स्थिति पैदा करके उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमें देखने मिले, जिसकी वजह से हमें एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में यहाँ पर बात करना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। हालांकि हम कन्वर्जन लॉ को बहुत बार यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे प्रीवियस आर्टिकल्स में जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर बात की गई है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिकली आपको पढ़ने की आवश्यकता आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। 25 जहाँ पर बात करता है कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, वहीं 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 27 की हम बात करें तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन की यहाँ पर बात की जाती है। और 28th आर्टिकल की बात करें तो वो बात करता है फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडिया, ठीक है। सो ये जो पूरी इशू की शुरुआत हुई है ये कहाँ से हुई है, इसका पूरा फ्रेमवर्क क्या है, 1954 से लेके जो पहला इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल यहाँ पर आया था 1954 में, तब से लेके आप 2015 तक जाएंगे जहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्ट्री हैड गिवन द ओपिनियन दैट अ लॉ अगेंस्ट फोर्स्ड एंड fraudulent conversion could not be created at a national level since law and order is a state subject under the constitution। तो ये जो पूरी क्रोनोलॉजी है 1954 से लेके 2015 की, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। And first news is the Uttar Pradesh government has launched a 100-day UP Global City campaign in advance of the Global Investor Summit and G20 Summit. Next, researchers at the Indian Institute of Science Education and Research in Pune, India have developed a unique molecular sponge-like material that can effectively clean polluted water. The material is called a macro or microporous ionic
ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 ऑफिशियली स्टार्टेड ऑन जनवरी 7th इन अहमदाबाद गुजरात विद अ थीम सेंटर्ड अराउंड दी G20 कंट्रीज. और G20 कंट्रीज के फ्लैग को बनाकर यहाँ पे काइट्स को उड़ाया जा रहा है एंड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, India's first of its kind inclusivity festival, which is known as Purple Festival, denotes the celebrating diversity, kicked off with a grand ceremony in Goa. The festival aims to bring people closer together and create a welcoming and inclusive world for all. So it's a quiz time, and first question is, Mount Everest was recognized as the highest point on the Earth's surface after which mega survey? Next, Purple Festival, which was in the news, is associated with which of these following? So आप सभी को पता है, करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द करेक्ट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. ज्वाइन आवर बैचेस फॉर यूपीएससी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सीट्स आर वेरी लिमिटेड, सो हरी अप. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.